ओके, मेरा सबसे पहले ऐसा मांगा है जिसे कि मैं डायरेक्टली चाइनीज से ट्रांसलेट करते हुए हिंदी में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए इसमें कुछ गलतियां हो जाती है तो मुझे माफ कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में हमें लिंगजाओ सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ डिसाइपल्स हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि जो निंगू है वो कभी होनशान सिटी का सबसे पावरफुल पर्सन कहा जाता था, लेकिन अब वो काफी ज्यादा बेकार बन चुका है। वो अभी कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद दूसरा डिसाइपल कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि इसने सुयू के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जो सू फैमिली उसने डायरेक्टली इसके डांटियान को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर वो सारे लोग हंसते हुए कहते हैं कि फिर भी इस तरह का पर्सन अभी भी हमारे चाओयान सेट को ज्वाइन करना चाहता है। फिर जो यू है वो अपने बारे में हमें बताने लगता है कि वो एंशियंट सिटी का हायर है और वो 8 साल की उम्र में क्यूआई ट्रेनिंग के 7th लेवल पर पहुंच गया था। और हांशियन सिटी में जो यंगर जनरेशन है उसके अंदर ये सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा जीनियस भी था। 10 दिनों के बाद जो सू फैमिली जो कि हांशियन सिटी की सबसे बड़ी फैमिली, उसने मुझे खाने पर बुलाया, लेकिन कौन जानता था कि 2 गिलास शराब पीने के बाद ही मैं बेहोश हो जाऊंगा। और जब मैं बेहोशी से जागा तब मैंने देखा कि मैं बिना कपड़ों के सुई के कमरे में पड़ा हुआ था। और इसी वक्त जो सुई वो अचानक से रोने लगी और रोते वक्त अपने सू फैमिली से कहने लगी कि उसने नशे के हालत में मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी और साथ ही में उसने मेरे साथ मारपीट भी की। लेकिन मैं उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देता तब तक तो जो सू फैमिली का पैट्रिक है उसने मेरे ऊपर बिना कोई सोचे समझे हमला कर दिया और मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड किया। इससे भी घटिया बात यह है कि उसने मेरे डांटियान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। मुझे काफी ज्यादा इंजर्ड करके और मेरे जो डांटियान है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद जो सू फैमिली उसने मुझे मरे हुए कुत्ते की तरह दरवाजे के बाहर फेंक दिया। काफी ज्यादा इंजर्ड होने के बावजूद भी कदम दर कदम रेंगते हुए निंग फैमिली के घर के पास पहुंच गया। मेरा डेंटियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, मेरी कल्टीवेशन भी खत्म हो चुकी है और अब मैं कल्टीवेशन के रास्ते पर आगे नहीं चल सकता। और किस्मत की बात यह है कि मुझे याद आया कि मेरे फादर निंगजान ने जो सेक लीडर थे चाओयान और जो लाओ सितोलैंग उन्हें बचाया था। अगर सितोलियांग ने मुझे अपने डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट किया तो मुझे मेरा डांटियन फिर से बनाने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जब मैं चाओयान सेट में आऊंगा तब मैं चाओयान सेट में जाने की तो बात ही छोड़ो, जो माउंटेन गेट था चाओयान सेट का उसे भी पार नहीं कर सकता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है चाओयान सेट में आने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहां पर का डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेने के बाद वो डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि यहीं पर इंतजार करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है कि 300 मिडिल ग्रेड के स्टोन लेकर एक डिसाइपल ने सिटी लॉन्ग को जाकर ये खबर दे दी, लेकिन यह समुद्र में डूबते हुए पत्थर की तरह था, उनके पास से कोई भी खबर नहीं आई। मैं 9 दिन और 9 रातों तक घुटने टेक कर वहीं पर ही बैठा रहा, ये इसलिए क्योंकि मैं हार नहीं मान सकता। मुझे मेरे डेंटियन को फिर से तैयार करना होगा ताकि मैं सो फैमिली से अपना बदला ले पाऊं। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सिटी लॉन्ग है उसका पर्सनल डिसाइपल जिसका के नाम जोंग टोंग है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंच जाता है। फिर जो तोंगजान है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते उसे कहता है कि मास्टर ने मुझसे कहा है कि जो चाओयांग जोंग है वो कभी भी कचरे को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है कि मेरे पिताजी ने एल्डर सीतू की जान बचाई थी और उन्होंने एल्डर सीतू से मुझे एक मौका देने के लिए भी कहा था। ये सुनने के बाद तोंगजांग कहता है कि मास्टर ने कहा था कि अतीत एक दुए की तरह है जिसको कि हम बार बार मेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पिताजी के खातिर मैं तुम्हें सबसे कम वाला स्टेटस दूंगा, तुम्हें हमारे जो नौकर है उनका भी नौकर बनकर यहाँ पर रहना होगा। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या नौकर चाओयान सेट का नौकर बनना, यानी कि जो चाओयान सेट का कुत्ता है उसकी भी औकात मुझसे कई गुना ज्यादा होगी। फिर जो तोंगजांग के साथ आए हुए डिसाइपल से वह हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते उसे कहते हैं कि जल्दी से आकर मेरे कपड़े धो दो। दूसरा कहता है कि जल्दी से आकर मेरे पैर दबा दो। और तीसरा डिसाइपल कहता है कि हमारा जो सेट का पीला कुत्ता है उसका भी अच्छी तरह से ध्यान रखना, नहीं तो वो तुम्हारे पैर को काट लेगा। उन लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कांपते हुए खड़ा होने लगता है और खड़ा होते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बातें तो मैं चाओयान सेट का डिसाइपल बनने के बजाय मछली पकड़ना काफी ज्यादा पसंद करूंगा। ये सुनने के बाद तोंगजांग हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो तुम यहाँ से निकल जाओ। इतना कहने के बाद तोंगजांग वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से उसे रोकता है। उसे रोकता हुआ देखकर जो तोंगजांग है मुस्कुराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे दिए हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स को वापस मांगने लगता है। और साथ ही में हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जो कि ये मुझे चाओयान सेट में एंटर नहीं होने दे रहे तो फिर ठीक है, मैंने जो इन स्पिरिट स्टोन्स दिए थे उन्हें नेचुरली मुझे वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरे निंग फैमिली के 10 साल की सेविंग्स है।
है। हमारे निंग को स्पिरिट स्टोन वापस मांगता हुआ देखकर जो तांगजाओ ने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। निंग से कहता है कि क्या तुम सच में वापस जाना चाहते हो। ये सुनने के बाद निंग तांगजाओ से कहता है कि मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहा था तुमने वो काम नहीं किया, बल्कि मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाया, साथ ही में मुझे काफी ज्यादा इंसल्ट किया, इसीलिए मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। ये सुनने के बाद तांगजाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पास से हमारे निंग ने दिए हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स की थैली बाहर निकालते हुए हमारे निंग से कहता है कि तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत है। इतना कहने के बाद उन स्पिरिट स्टोन्स को हमारे निंग के सामने फेंकते हुए उसे कहता है कि इसे लो और यहाँ से निकल जाओ। फिर जो हमारे निंग है वो उन स्पिरिचुअल स्टोन्स को उठाकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो तांगजाओ है वो जल्दी से अपने पास एक डिसाइपल को बुलाते हुए उसे कहता है कि जैसे इसे से बाहर चला जाए वैसे इसे जान से मार देना। फिर हमें कुछ समय बाद जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो निंग है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से चलते हुए वहां से गुजर रहा होता है कि तभी उसका पैर एक टहनी से टकरा जाता है, जिसके वजह से वो नीचे बैठ जाता है। लेकिन इस वजह से उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है। इस वजह से हमारा निंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पेड़ के ऊपर मुक्का मारते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं सचमुच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। निंग ये सब कह रहा होता है कि तभी उसके गले में जो पेंडेंट होता है वो चमकने लगता है। उसे चमकता हुआ देखकर निंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है जिसे कि मैं संभाल के रखता हूँ। निंग उस पेंडेंट को देख के रहा होता है कि तभी उस पेंडेंट के अंदर से काफी बड़ा एक एनर्जी से बना हुआ ड्रैगन बाहर निकल के आता है, जिसे देखने के बाद निंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी वो ड्रैगन काफी तेजी के साथ हमारे निंग के ऊपर हमला करने के लिए उसके तरफ बढ़ जाता है और हमारे निंग को निगलने लगता है, जिसे देखने के बाद निंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि किसी और जगह पर ही टेलीपोर्ट हो जाता है। उस जगह को देखने के बाद निंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसकी नजर वहां पर के काफी बड़े चट्टान के घर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद निंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तभी उसके आजू बाजू काफी सारे जो सितारे होते हैं वो चमकने लगते हैं। यहाँ पर इस तरह की अजब अजब हरकतें होता हुआ देखकर निंग कुछ समझ नहीं पा रहा होता और कह रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये सब क्या है। लेकिन तभी हमारे निंग के सामने वही ड्रैगन आ जाता है जो कि हमारे निंग को खाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इस बार उस ड्रैगन के साथ कोई और आदमी लड़ाई कर रहा होता है, यानी कि वो एक प्रोजेक्शन होता है। लेकिन तभी वो आदमी अपने पास से किसी ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस ड्रैगन को उसके अंदर कैद कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी उस ड्रैगन को अपने ट्रेजर के अंदर कैद कर लेता है, वैसे आसमान से काफी बड़ा हाथ उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से चले जाओ। इतना कहने के बाद वो आदमी उसी ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस हाथ को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी था वो काफी ज्यादा भयंकर था। निंग वो सब देख के रहा होता है कि तभी निंग के सामने कोई आने लगता है। निंग के सामने आने के बाद वो औरत हमारे निंग से कहती है कि तुम अभी भी यहाँ पर हो, इसका ये मतलब है कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। उस औरत को वहां पर देखने के बाद हमारे निंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो औरत हमारे निंग की माँ होती है। फिर जो निंग की माँ है वो निंग को बताने लगती है वो जो सामने तुम्हें पहाड़ और घर दिख रहा है वो एक डिवाइन चीज है, जिसे कि गॉड एंड ड्यूमन ब्रीडिंग फार्म कहा जाता है। और जब एंशिएंट बैटल खत्म हो गई तो ये 8 टुकड़ों में टूट गया और तुम्हारी दुनिया में आकर गिर गया, और हर एक टुकड़े में सप्रेस की हुई काफी ज्यादा पावर है। और अब जो कि इस टुकड़े की तुम ओनर बन चुके हो तो तुम इसे धीरे धीरे कर इसके अंदर जो पावर है उसे रिफाइन कर सकते हो। इतना कहने के बाद हमारे जो निंग की माँ है वो वहां से धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। उसे गायब होता हुआ देखकर निंग उनसे कहता है कि आखिर आप कहाँ पर थे, मैं आपको कैसे ढूंढूं। ये सुनने के बाद जो निंग की माँ है वो निंग से कहती है कि मेरी तलाश में बिल्कुल भी मत आना, तुम अच्छी सी जिंदगी जीना। ये सुनने के बाद निंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है, रोने लगता है। फिर वो अपने आंसुओं को पूछते हुए कहता है कि माँ मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। इतना कहने के बाद जो निंग है उस बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जैसे हमारे निंग उस बड़े के पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है वैसे उसके सामने एनर्जी से बना हुआ एक ड्रैगन आ जाता है। मैं आपको सिंपली भाषा में समझाता हूँ कि जब एंशिएंट बैटल खत्म हो गई थी तो उस आदमी ने जिस ड्रैगन को जिस ट्रेजर में सप्रेस करके रखा था वो एंशिएंट बैटल खत्म हो जाने के बाद वो ट्रेजर 8 टुकड़ों में टूट जाता है, और उस ट्रेजर के जो 8 टुकड़े वो सीधा आकर हमारे निंग के दुनिया में गिर जाते हैं। रोने में से एक टुकड़ा हमारे निंग को मिल जाता है। उस टुकड़े के अंदर उस ड्रैगन के थोड़ी सी पावर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। धीरे धीरे कर हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि उस ड्रैगन को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन काफी ज्यादा जिद्दी होता है, जिसके वजह से हमारे निंग को भी उसे रिफाइन करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। लेकिन जो कि निंग के मदर ने उसे ये सब करने के लिए कहा था, इसीलिए निंग बिल्कुल भी हार नहीं मानता। लेकिन जो कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से हमारे निंग को उसे रिफाइन करने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। साथ ही में वो कहता है कि मैं अभी काफी
ज्यादा कमजोर हूँ। मैं उसके सिर्फ कुछ पावर को ही रिफाइन करने के बाद मैं पूरी तरह से बिखरने वाला था, यानी कि मैं पूरी तरह से तबाह होने वाला था। लेकिन तभी हमें उस ड्रैगन एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर कंडेंस होते हुए ड्रैगन स्केल में बदलने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारा निंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे वो सारी एनर्जी ड्रैगन स्केल में कन्वर्ट हो जाती है, वैसे वो ड्रैगन स्केल काफी तेजी के साथ हमारे निंग के बॉडी के अंदर चला जाता है। जैसे वो ड्रैगन स्केल हमारे निंग के बॉडी के अंदर चला जाता है, वैसे ही वहीं पर ही बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। जब उसका कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है तब वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये जो ड्रैगन स्केल है अब वो मेरे डांटियन की जगह पर आ चुका है, या फिर कहो तो ड्रैगन स्केल ने उसके डांटियन की जगह ली है। लेकिन तभी उस पत्थर के अंदर से एक टेक्निक की किताब बाहर निकल के हमारे निंग के पास आ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारे निंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जब निंग उस किताब को खोलकर देखता है तो उसके अंदर गोल्डन बॉडी टेक्निक होती है जो कि अपनी बॉडी को फोर्ज कर सकता है अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए। अगर तुमने इस टेक्निक को काफी अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया तो तुम्हारे ऊपर किसी भी स्पेल का अटैक काम नहीं करेगा। ये टेक्निक 12 लेवल्स में डिवाइडेड है। अगर तुमने इस टेक्निक के हाईएस्ट लेवल को प्रैक्टिस कर लिया तो तुम गोल्डन बॉडी ऑफ हेवन को भी पा सकते हो। ये पढ़ने के बाद हमारे निंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि गोल्डन बॉडी ऑफ हेवन ये काफी ज्यादा पावरफुल होगी। उस टेक्निक को देखने के बाद निंग कहता है कि इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना आसान नहीं होगा। इस गोल्डन बॉडी आर्ट के हर एक लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन की जरूरत पड़ेगी। चलो जो होगा वो देखा जाएगा। इतना कहने के बाद जो निंग है वो अपने पास से सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स को बाहर निकालते हुए वहीं पर ही उस गोल्डन बॉडी आर्ट टेक्निक की कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हमारा निंग है उसने काफी अच्छी तरह से उस गोल्डन बॉडी आर्ट को कल्टीवेट कर लिया होता है और अपने आप को देखते हुए कहता है कि मैं क्यूआई के 3rd लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन जो कि मैंने गोल्डन बॉडी आर्ट के अच्छी तरह से प्रैक्टिस की है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। हमारा निंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पीछे से कोई उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन हमारे निंग को उसका एहसास हो जाता है, इसलिए वो काफी तेजी के साथ उस स्वॉर्ड से बच जाता है। निंग को इतनी आसानी से स्वॉर्ड से बचता हुआ देखकर जिसने हमारे निंग के ऊपर हमला किया होता है वो बाहर निकलते हुए हमारे निंग से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे कचरा इतनी आसानी से मेरे हमले से बच पाएगा। ये वही पर्सन है जिसे कि तोंगजोन ने हमारे निंग को मारने के लिए वहां पर भेजा होता है। उसे देखने के बाद निंग कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो आदमी हमारे निंग से कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। ये सुनते हमारा जो निंग है वो काफी तेजी के साथ आते हुए उसके पेट के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके वजह से वो जो आदमी हो खिसकते हुए पीछे चला जाता है। निंग का मुक्का खाने के बाद वो जो आदमी हो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कांपते हुए निंग से कहता है कि तुम्हारा तो डांटियन डिस्ट्रॉय हो गया था, तो फिर तुम मुझे कैसे हर्ट कर सकते हो? ये सुनने के बाद निंग उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ हर्ट नहीं कर सकता बल्कि मैं तुम्हें जान से मार भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी अपने स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए अपने पास वापस बुला लेता है। जैसे उसके स्वॉर्ड उसके पास वापस आते हैं वैसे वो एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसके वजह से उसकी जो स्वॉर्ड है वो अपने कई सारे क्लोन्स बना लेती है। फिर हंसते हुए हमारे निंग से कहता है कि मेरे पास मेरी स्वॉर्ड है जो कि मुझे प्रोटेक्ट करेगी, तुम मुझे कभी भी चोट नहीं पहुंचा पाओगे। ये सुनने के बाद निंग अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफी तेजी के साथ उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके जितने भी शॉट्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए उस आदमी के पेट के आर पार अपना हाथ कर देता है, जिसके वजह से उस आदमी का काम वहीं पर ही तमाम हो जाता है। उस आदमी को मारने के बाद हमारा निंग कहता है कि जोंगतोंग और सितुलियांग जब मैं सू फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा तब मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर में हिंशेंग के निंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि जो यंग मास्टर निंग है उसका डांटियन डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसके वजह से अब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ये निंग फैमिली का हेड होता है जिसका क्या नाम क्यूआन कुन होता है। फिर वो आगे कहता है कि मैं प्रपोजल रखता हूँ कि जो निंगू है उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया जाए। ये सुनने के साथ ही निंग फैमिली के जितने भी एल्डर्स और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि जो हमारा निंग है उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन से हटा दिया जाए। ये सुनने के बाद जो निंग फैमिली का हेड है वो मन ही मन में काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उन लोगों से कहता है कि जो निंगू है वो चाओयुआन सेठ का डिसाइपल बनने के लिए पहले ही यहाँ से चला गया है। जब तक कि वो चाओयुआन सेठ का डिसाइपल नहीं बन जाता तब तक वो अपने डांटियन को कभी भी रिशेप नहीं कर पाएगा। यह सुनने के साथ ही उन्हीं में से एक एल्डर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि फैमिली हेड को अभी तक ये बात पता नहीं चली होगी कि जो निंग है उसे कब का ही चाओयुआन सेठ ने अपना डिसाइपल बनाने से मना कर दिया और कब का वो चाओयुआन सेठ छोड़कर चला जा चुका है। ये सुनने के बाद तो जो फैमिली हेड है वो मन ही मन में और भी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो कचरा है उसे कोई भी पसंद नहीं कर सकता। फिर वो उन लोगों से कहता है कि आपकी नजरों में ऐसा कौन है जो कि क्राउन प्रिंस बनने के लायक है। ये सुनने के साथ एक एल्डर सामने आते हुए उस फैमिली
फैमिली हेड की चाटते हुए उसे कहता है कि इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, क्राउन प्रिंस बनने के लायक सिर्फ आपका बेटा है। उस एल्डर की ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर जितने भी एल्डर्स और जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो इस बात के लिए मान जाते हैं। ये सुनने के बाद वो फैमिली हेड मुस्कुराते हुए उन लोगों से कहता है कि जो कि आप ऐसा चाहते हो तो फिर ठीक है, आज से निंग्यू को क्राउन प्रिंस के पोजीशन से हटा दिया जाता है और जो निंग फैमिली का नया क्राउन प्रिंस है वो निंग चेंग है। और हमें कमरे के बाहर निंग चेंग को दिखाया जाता है जो कि अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे काफी अच्छी तरह से देख और सुन रहा होता है। और जैसे उसका नाम लिया जाता है वैसे निंग चेंग काफी तेजी के साथ अंदर जाते हुए उन सारे लोगों का शुक्रिया अदा करने लगते हैं क्योंकि उन लोगों ने उसका साथ देते हुए उसे क्राउन प्रिंस की पोजीशन दी है। तभी वो सफेद बालों वाला एल्डर कहता है कि जो कि यू का डांटियन डिस्ट्रॉय हो चुका है और वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, तो फिर हम उसे जो कोई भी कल्टीवेशन रिसोर्सेज दे रहे थे उसे हम बंद कर देते हैं ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। ये सुनने के बाद फैमिली हेड काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि आज से जो यू को कल्टीवेशन रिसोर्सेज मिल रहे थे उन कल्टीवेशन रिसोर्स को यही पर ही बंद किया जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर निंग्यू आते उन सारे लोगों से कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे रिसोर्सेज को बंद करने की। मैं मेरी फैमिली के लिए जीना और मरना पसंद करूंगा, लेकिन आप मुझे आखिर मुझे क्राउन प्रिंस के पोजीशन से क्यों निकाला जा रहा है इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। ये सुनने के बाद वो फैमिली हेड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, निंग के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से सवाल पूछने की। ये सुनने के बाद निंग फैमिली हेड से कहता है कि अगर मेरे फादर ने इस फैमिली हेड की पोजीशन से गिव अप नहीं कर दिया होता तो तुम कभी भी इस फैमिली के हेड नहीं बन पाते। इतने सालों से मैंने इस फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया, अब तुम मुझे क्राउन प्रिंस के पोजीशन से हटा रहे हो, बल्कि तुम मेरे कल्टीवेशन रिसोर्सेस को भी बंद कर रहे हो। निंग की ये सारी बातें सुनने के बाद उनमें से एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे निंग से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई फैमिली हेड से इस तरह से बात करने की। इतना कहने के बाद निंग के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है, लेकिन हमारा निंग भी अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते उस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से वो एल्डर उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला जाता है। और हमारा निंग स्टाइल मारते हुए उस एल्डर से कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम कचरा हो। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि निंग के एक ही मुक्की की वजह से वहां पर बेहोश हो चुका होता है। उस एल्डर को मारने के बाद निंग वहां पर जितने भी लोग हैं उनसे कहता है कि आखिर कौन मेरे ऊपर हमला करना चाहता है या फिर मुझे मारना चाहता है, जल्दी से आ जाओ। लेकिन तभी उन्हीं में से एक एल्डर बाहर निकलते हुए कहता है कि ये समय तुम्हारे चिल्लाने का नहीं बल्कि तुम्हारे रोने का है, मैं तुमसे निपटना चाहता हूँ। उस आदमी के वापस से बाहर निकलने के साथ ही वहां पर जितने भी लोग हैं उस आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि QI के 4th लेवल पर है, निंग वो अब नहीं बचेगा, वो मारा जाएगा। फिर हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। निंग को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो मुस्कुराते हुए निंग से कहता है कि तुमने मेरे भाई के ऊपर स्नीक अटैक किया था जिसके वजह से वो हार चुका था, लेकिन तुम मेरे सामने कभी भी नहीं टिक पाओगे। इतना कहने के बाद वो किसी तरह के अपने टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और अपने हाथों से किसी निडर फायर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे निंग के ऊपर हमला कर देता है। उस टेक्निक को देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये इसकी सीक्रेट स्किल है जिसके के सामने अभी तो कोई भी नहीं टिक पाया है। फिर हमें उस आदमी के फायर और हमारे निंग को आमने सामने दिखाया जाता है। निंग को उस फायर की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। निंग से कहता है कि अगर तुम मेरे फायर को हेड ऑन लेते हो तो तुम मारे जाओगे, लेकिन तभी हमें निंग को दिखाया जाता है जिसको कि उस फायर से घंटा भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी हमें निंग को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आते उस आदमी के ऊपर हमला करते उसे भी वहीं पर एक मुक्के के साथ बेहोश कर देता है। निंग को इतने आसानी से उस आदमी को हराता हुआ देखकर वहां पर जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि उसका तो डांटियान डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो फिर वो इतना पावरफुल कैसे है। और साथ ही में उसकी कल्टीवेशन लेवल भी वापस आ चुकी है, वो अभी QI के 4th लेवल पर है। लेकिन तभी हमें उस सफेद बालों वाले एल्डर को दिखाया जाता है जो कि हमारे निंग के ऊपर हमला करते उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई अपने क्लैन के मेंबर्स को इस तरह से चोट पहुंचाने की। उस एल्डर को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर निंग भी जल्दी से अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करती उस एल्डर के हमले को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जो कि एल्डर उससे काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से जो निंग है वो खिसकते हुए पीछे हट जाता है और साथ ही में उसके मुंह से खून भी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से हमारे निंग घुटनों पर बैठ जाता है। फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए निंग से कहता है कि तुमने फैमिली हेड को काफी बुरी तरह से अपमानित किया है, इसीलिए तुम्हें यही पूरी जान से मार दिया जाता है। इतना कहने के बाद एल्डर हमारे निंग को मारने वाला होता है कि तभी जो मिंग है वो चिल्लाती उस एल्डर को वहीं पर ही रुकने के लिए कहता है। मिंग की ये बात सुनने के बाद जो एल्डर है वो भी कुछ समझ नहीं पाते, तभी जो मिंग है वो निंग के पास आते उसे कहता है कि क्या तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुए हो। मिंग की ये बात सुनने के बाद हमारे निंग कुछ भी समझ नहीं पाता। फिर जो मिंग है वो अपने हाथों में किसी तरह की फॉर्मेशन को दिखाते हुए निंग से कहता है कि आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो।
मिंग के हाथों में इस फॉर्मेशन को देखने के बाद जो फैमिली मेंबर्स है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते कि ये तो एक चोजन वन है, ये सच में एक चोजन वन है जो कि हमार्निंग फैमिली को फिर से रिवाइव कर सकता है। उस फॉर्मेशन को देखने के बाद हमार्निंग भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और कहता है कि चूजन वन, ये जो चूजन वन होते हैं वो कल्टिवेटर्स में काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं। वो लोग स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करने के एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और साथ ही में वो काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो काफी ज्यादा होती है, यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर है उनसे भी कई गुना ज्यादा। और मिंग एक चूजन वन है जिसे देखने के बाद जो फैमिली हेड है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और मिंग से कहते हैं कि जैसे कि मैंने तुमसे एक्सपेक्ट किया था मेरे बच्चे। फिर जो मिंग है वो काफी ज्यादा डरावने अंदाज में हमारे निंग से कहता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लायक हो। ये सुनने के बाद निंग उनसे कहता है कि कोई भी चूजन वन इनविंसिबल नहीं होता। ये सुनने के बाद मिंग हमारे निंग से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। 15 दिनों के बाद जो फैमिली कॉम्पिटिशन है उसमें हम दोनों का लाइफ और डेथ का मैच होगा, क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। सुनने के बाद निंग मिंग से कहता है कि इसमें कोई भी दोहराई नहीं है, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के बाद मिंग हमारे निंग से कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें जीने के लिए 15 दिन और दे देता हूँ। ये सुनने के बाद हमारे निंग वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो फैमिली हेड है वो मिंग से कहता है कि आखिर तुमने ग्रेट एल्डर को क्यों रखा, वो डायरेक्टली उसे जान से मार देते। ये सुनने के बाद जो मिंग है वो फैमिली हेड से कहता है कि जो स्टार्स की पावर है मेरे अंदर वो मुझे किसी को मारने की जो इच्छा है उसे काफी ज्यादा बढ़ा देता है, और मैं इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए मेरे अंदर जो स्टार्स की पावर है जो कि किसी को भी मारने के लिए मुझे उत्तेजित करते है उसे पूरी तरह से मैं रिलीज कर दूंगा, ताकि मैं स्टार्स के पावर्स के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पा लूं। और इसके अलावा जो फैमिली कंपटीशन है वो निंगू को खत्म करने के एक अच्छा रीजन है। अगर फैमिली कंपटीशन के अंदर हमने निंगू को पीट पीट कर मार डाला तो बाकी के जो लोग है उसके बारे में कभी भी गॉसिप नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद जो फैमिली है काफी ज्यादा खुश हो जाते और मुस्कुराते हुए मिंग से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इस लूजर को कुछ और दिनों तक नाचने दो। और बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।